हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 10 है ना ऑफ योर हिस्ट्री। लास्ट चैप्टर इट विल बी द लास्ट चैप्टर। ओके, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ स्पेशल बातें समझी थी इस चैप्टर से रिलेटेड कि किस किस तरह से हिस्ट्री किस किस तरह से मूव कर रही है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा अब हम लोग बुक में स्टार्ट कर देते हैं। ओके, so if you look at maps 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first of the 18th century. बिल्कुल हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया था। नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रीसेप्ड बाय द एमर्जेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। हाँ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स, बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था ना, उससे फिर से एक जो मुगल एम्पायर है ना वो रिसेप्ट हो जाता है। यानी पहले जो मुगल एम्पायर औरंगजेब के समय में था वो एक अलग टाइप का था जो आपने फर्स्ट में देखा। फिर उसके बाद जब छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो जाता है ना तो फिर उसमें अलग शेप देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, जैसे ये अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, मराठा हो गए, ठीक है, ये राजपूत हो गए, सिख हो गए, यहाँ पर बंगाल हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हुआ क्या था, बाई 1765, ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। बाई 1765 नोटिस हाउ अनदर पावर, एक दूसरी पावर यहाँ पर क्या देखने की मिलती है, ब्रिटिश। कौन आ गए थे, ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड द मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन द ईस्टर्न इंडिया। यानी ब्रिटिश ने भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्सेसफुली तरीके से यानी सफलतापूर्वक क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है ना, कब्जा कर लिया था ब्रिटिश ने, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 1765 में देखने के लिए मिलती है। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी 1765 की डेट आ गई है तो यहीं पर एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि 1757 में होता क्या है बेटा, याद रखिएगा, क्लास 8th में भी बताऊंगा मैं आपको। प्लासी वार होता है। क्या होता है, प्लासी वार क्या है, प्लासी एक जगह है, ठीक है ना, कहाँ पे है, बंगाल में है। कहाँ पे है, बंगाल में एक नदिया जिला है, ठीक है ना, नदिया डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे प्लासी एक प्लेस है। तो प्लासी में एक युद्ध होता है, किसके बीच में होता है, ब्रिटिश के बीच में, और ब्रिटिश मतलब अंग्रेज के बीच में, और बंगाल का नवाब, क्या नाम था उसका, सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब क्या था, सिराजुद्दौला। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से ब्रिटिश का युद्ध होता है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ठीक है ना, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स प्लासी वार की मैं क्लास 8th में ही समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, क्लास 8th में प्लासी वार के बारे में डिटेल में समझ में आएगा आपको। लेकिन इतना याद कर लीजिए कि 1757 में ये जो बंगाल वाला एरिया है ये किसके कब्जे में आ गया, पूरी तरह से किसके कब्जे में आ गया, ब्रिटिश के हाथ में आ गया। ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर जब ब्रिटिश के हाथ में आ गया तो देख रहे हैं आप, ये पूरा जो इलाका है देख रहे हैं आप, ये पूरा इलाका ये ब्रिटिश का हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि 1757 में प्लासी वार होता है, और 1757 के बाद फिर 1761 भी डेट आएगी, ये भी एक जो आपकी बुक में यहाँ दी गई है। ये देखिए 1761 में, ये देखिए यहाँ पर दिया गया ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो 1757 में प्लासी वार याद करते जाएंगे। फिर उसके बाद 1761 आ गया, उसी के जस्ट आगे वाली डेट जहाँ पर क्या होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का क्या होता है, थर्ड बैटल। याद करिए पानीपत का फर्स्ट बैटल कहाँ हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है ना, 1526 में पानीपत का पहला वार होता है। फिर 1556 में आपका पानीपत का सेकेंड वार होता है, अकबर और हेमू के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, अकबर और हेमू के बीच में होता है। ठीक है, और ये थर्ड बैटल हो रहा है, वो कब हो रहा है, पानीपत में 1761। यानी पानीपत की ही जगह में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, इसलिए पानीपत का थर्ड बैटल कहा गया है इसको। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें हुआ क्या था, ये समझने वाली बात है। इसमें 1761 पानीपत के थर्ड बैटल में ये युद्ध हुआ था मराठा, ठीक है ना, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ये अफगान से आया हुआ था, अफगानिस्तान से
अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा ये अहमद शाह अब्दाली बहुत बड़ा आक्रमणकारी है, अटैकर से ये फॉरेन का, ठीक है ना। तो ये अफगान शासक था, मुस्लिम अफगान शासक था ये, ठीक है। आया था यहाँ पर, ठीक है ना, किससे लड़ने, मराठों से लड़ने, क्योंकि मराठों ने इनके एक किसी व्यक्तियों को परेशान किया हुआ था, वो एक अलग मैटर हिस्ट्री हो जाएगा, फिर मैं उसको बता दूंगा। तो मराठा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, ये दिल्ली में भी आक्रमण करता है कई बार अहमद शाह अब्दाली, लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो 1761 का ही था। इससे मराठा मराठा शक्ति इतनी मजबूत थी कि औरंगजेब भी इसका सामना नहीं कर पा रहे थे सही से। ब्रिटिश भी इससे लड़ने में, यानी औरंगजेब की बात करें या ब्रिटिश की बात करें, दोनों के दोनों जो है मराठाओं से लड़ने के लिए असमर्थ थे, ठीक है ना, इतने पावरफुल थे मराठा, ठीक है। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली का युद्ध होता है तो अहमद शाह अब्दाली के युद्ध से मराठों को बहुत बड़ी हानि पहुंचती है, ठीक है ना, बहुत बड़ी हानि पहुंचती है। तो इसका फ़ायदा कौन उठाता है, वो तो फिर चला जाता है, ठीक है ना, वो तो फिर चला जाता है धन लूट कर, है ना, मार कर, इस तरह से। लेकिन इसका फ़ायदा यहाँ पर उठा लेता है कौन, यहाँ पर उठाती है ब्रिटिश, यानी अंग्रेज जो है ब्रिटिश भारत में उस समय आ गए थे और बहुत तेज़ी से एक्टिव हो गए थे। आए थे 1600s में, अंग्रेज जो है आए थे 1600 में, लेकिन आप समझ लीजिए कि 1750 तक उनका जो रोल था अंग्रेजों का बहुत ही साइलेंट मोड में था, धीरे धीरे काम कर रहे थे, धीरे धीरे भारत पर अपनी पैठ बना रहे थे। लेकिन 1750 के बाद इनकी जो पैठ है वो मजबूत हो जाती है धीरे धीरे, और सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी पैठ जो भारत में बनती है वो बनती है 1757 में। मैंने आपको बता ही दिया कि 1757 आपका किस लिए जाना जाता है, प्लासी वार के लिए। प्लासी कहाँ पे है, बंगाल में प्लेस है, जहाँ का युद्ध अंग्रेजों ने जीता था सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब को हरा कर, ठीक है। इसके बाद 1761 का युद्ध मैंने बताया आपको, पानीपत का थर्ड वार, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, ठीक है, और मराठों की इसमें हार हो जाती है। इससे अंग्रेजों को फ़ायदा मिलता है कि वो भी मराठों से क्या कर सकते हैं, अब युद्ध करने की स्थिति में आ चुके थे, ठीक है। इसके बाद 1764 भी होगा। अभी 1764 में क्या होता है, बक्सर वार, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है इसको, बक्सर वार। बक्सर वार को याद रखिएगा, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है बक्सर वार। बक्सर वार एक ऐसा युद्ध था कि इस युद्ध को अंग्रेज लड़ते हैं और इस युद्ध को अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है ना। अंग्रेज बक्सर वार को जीतने के बाद ही पूरे भारत पर एक प्रशासनिक तौर पर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में खड़े हो जाते हैं। यानी भारत में अब कोई एक ऐसा शासक नहीं बचा था जो ब्रिटेन से, यानी ब्रिटिश से सीधे मुकाबला कर सके। क्यों, क्योंकि इस बक्सर वार में बंगाल का जो नवाब रहा है ना, सुजाउद्दौला उस समय था बंगाल का नवाब, ठीक है ना। उस समय बंगाल का नवाब जो गया था मीर कासिम था, ठीक है। और कई लोगों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया हुआ था। यानी भारत की जितने भी महत्वपूर्ण शासक रहे, शाह आलम सेकंड, दिल्ली का शासक शाह आलम जो सेकंड था, ठीक है ना, दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली का जो दिल्ली का शासक था शाह आलम, वो था। सुजाउद्दौला था अवध का, ठीक है ना। बंगाल का नवाब था। यानी उत्तर भारत पर आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत पर पूरी उत्तर भारत के जितने भी शासक रहे पूरी एड़ी चोटी का बल लगा दिया, लेकिन अंग्रेजों को हरा नहीं पाए। अंग्रेजों ने इस युद्ध को बड़े आराम से जीत लिया 1764 बक्सर वार को, ठीक है ना। अंग्रेजों की तरफ नेतृत्व करने वाले कौन थे, हेक्टर आते हैं और इन्होंने जीत लिया, ठीक है ना। वो सब ये देखिए, जो भी बातें आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये आपको क्लास 8 में फिर से थोड़ा सा पढ़ने के लिए मिलेगा, वहाँ पर हम लोग इसको और डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है ना। हालांकि मैंने डिटेल आपको बता दिया, बट फिर भी इसको और समझ लेंगे। तो हमने क्या देखा कि 1765 बक्सर वार हो गया ना। तो बक्सर वार के बाद मैंने बताया कि बक्सर वार के बाद पूरे भारत पर लगभग इनका एक पावरफुल तरीके से अंग्रेज सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए वही डेट दी है 1765 के में क्या होता है, लगभग सक्सेसफुली ग्रैब द मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन द ईस्टर्न इंडिया, यानी ईस्टर्न इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो इस समय तक में 3 युद्ध हो चुके थे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इमरजेंस ऑफ द न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, वी विल रीड द इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। फर्स्ट ऑफ द 18th सेंचुरी मैंने क्या बताया, 1700 से लेकर 1750 तक, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ सेंचुरी कहा जाएगा। रफली हुआ क्या, 1707 औरंगजेब डाइड, 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब डाइड, मर गया। और टिल द थर्ड बैटल ऑफ 1761, यानी औरंगजेब के मरने से लेकर पानीपत के युद्ध तक, पानीपत का जो थर्ड बैटल है
ये जो समय रहा बहुत ही आप उथल पुथल इस समय भारत में देखने के लिए मिलती है। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो आपके सामने आ गई है, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। अब हम बात कर रहे हैं जो चैप्टर 4 में आपने औरंगजेब तक पढ़ा था। औरंगजेब के बाद किस तरह से मुगलों का पतन होता है, दिल्ली में शासक बैठे हुए मुगलों का शासक किस तरह से पतन होता है, यानी भारत में अलग अलग एरिया में जो इंडिपेंडेंट शासक हो गए, यानी जिनको जिनको सूबेदार मुगलों ने बनाया था, कभी मुगल शासकों ने जिनको सूबेदार बनाया था, आज वो मुगलों के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिसमें मैंने 3 नाम आपको बताए थे, अवध का नाम बताया था, बंगाल का नाम बताया था, हैदराबाद का नाम बताया था, साथ ही साथ मराठा और सिख भी हैं, ठीक है। तो देखिए इन चैप्टर 4 दिया है ना, चैप्टर 4 में क्या हुआ, यू सा द हाउ द मुगल एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस, बहुत अच्छी सक्सेस की हाइट पकड़ लिया था, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां छू लिया था इसने, यानी पूरे भारत पर। स्टार्टिंग द फेसिंग द वैरायटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड्स द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के अंत होते होते यानी 1699 और 1700 है, धीरे धीरे औरंगजेब कमज़ोर पड़ने लगा था, ठीक है ना। औरंगजेब क्या हो गया था कि दीज वर कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ द फैक्टर्स। Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting along war Deccan। क्या हुआ था कि औरंगजेब ने अपनी सारी जो सेनाएं हैं, सारा पैसा केवल डेक्कन को जीतने में लगा दिया और उसके बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती है। तो यही कारण है कि मुगल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। औरंगजेब की नीति और अकबर की नीति में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैंने आपको पहले ही बताया था। औरंगजेब ज़बरदस्ती किसी एरिया को अपने हाथ कब्जे में करना चाहता था, जबकि अकबर युद्ध करके नहीं, अगर युद्ध से हो रहा है तो बड़े आराम से, है ना, उसे प्यार से, मोहब्बत से या कोई और तरीके से अकबर उसमें शासन करना चाहता था। तो देखिए अंडर हिज सक्सेसर्स, ध्यान दीजिएगा, अंडर हिज सक्सेसर का मतलब ये है कि औरंगजेब के बाद दिल्ली का क्या हाल हुआ, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता रहा। अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन, इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल्स। इन्हीं को लेटर मुगल कहा गया, जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी रहे, इन्हीं को लेटर मुगल कहा गया। एम्पर टू कीप द चेक एंड टू दियर पावरफुल मनसबदार हो चुके थे, यानी कि जिनको जिनको इन्होंने मनसबदार बनाया था वही अब पावरफुल हो रहे हैं। भाई आप ये समझिए जैसे कोई राजा है, ठीक है ना, उसके 2 मेंबर हैं, 2-3 जो भी हैं, 4 मेंबर हैं उसका, ठीक है। राजा ने कहा कि तुम्हारा काम, सबको अपना एक अलग अलग काम बता दिया कि आप इस एरिया के मालिक हैं, आप इस डिस्ट्रिक्ट 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 के मालिक हैं, और सभी डिस्ट्रिक्टों का मालिक कौन है, राजा है। हुआ क्या कि जब राजा जब तक मजबूत है तब तक तो ये काम करेंगे, लेकिन जैसे ही राजा यहाँ कमज़ोर पड़ेगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फिर राजा की बात मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। ऐसा ही हुआ भारत में, क्या हुआ, ऐसा ही हुआ। जब तक औरंगजेब था तब तक तो किसी ने नहीं बोला, ठीक है, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी सूबेदार रहे, ये औरंगजेब वाले जो शासन से उससे परेशान थे, तुरंत इन्होंने अपने अपने एरिया को क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि अब इस एरिया के मालिक हम स्वयं हैं, यानी हम अपने स्वयं के राजा हैं। बात समझ में आ रही है ना। उन्हीं को लेटर मुगल्स कहा गया, ठीक है। तो देखिए वही गवर्नर सूबेदार, अब उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, गवर्नर हों चाहे सूबेदार हों, कंट्रोल्ड द ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इन्होंने जितना भी कंट्रोल इनको मिला हुआ था कि भाई आप यहाँ के गवर्नर हैं, ये ऑफिस आप संभालेंगे, रेवेन्यू आप संभालेंगे, टैक्स लेने वाला काम आप संभालेंगे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम आप संभालेंगे, इन्होंने सब अपने अपने अंडर में कर लिया। दिस गिव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मिलिट्री पावर्स ओवर द वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा था, इतने बड़े साम्राज्य का जितनी भी पावर रही, ठीक है ना, वो सब इन लोगों ने, जितने भी सूबेदार रहे मुगलों के, इन्होंने अपने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसी का फ़ायदा कौन उठाएगा, बाद में अंग्रेज भी उठा लेते हैं। अंग्रेज तो चाहते ही हैं कि जो मुगल एम्पायर है वो कई भागों में बंट जाए, जो मुगल एम्पायर है वो कई भागों में जब बंट जाएगा तभी तो हमें फ़ायदा मिलेगा, तभी तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एज द गवर्नर कॉन्सोलिडेटेड दियर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, गवर्नर ने क्या किया, जो गवर्नर रहे, सूबेदार रहे, जैसे सूबेदार किनको बोला जाएगा, एक स्टेट के मालिक को सूबेदार बोला गया, यानी एक प्रांत है, जैसे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट बोलते हैं, इसी को हम लोग स्टेट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोविंस बोलते हैं। तो एक प्रांत के मालिक को क्या कहा गया, सूबेदार। जैसे आज आप समझ लीजिए कि जैसे कोई चीफ मिनिस्टर है, ऐसे ही समझ लीजिए कि एक स्टेट का मालिक कौन है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है आपका, ठीक है, एक गवर्नर होता है ना मालिक, मेन मालिक तो वही होता है, गवर्नर होता है। हर स्टेट का अलग अलग गवर्नर होते हैं, वैसे ही पहले हर स्टेट में जो सूबेदार बनाए जाते थे, ठीक है ना, उन सूबेदारों के ऊपर कौन था, राजा होता था। और आज हमारे यहाँ गवर्नर के ऊपर कौन है, प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है।
जितने भी ये गवर्नर है ना, इन्होंने क्या किया, कैपिटल डिक्लाइंड, ठीक है ना। इन्हें जो कैपिटल के लिए रेवेन्यू लेते थे, अभी तक अपनी कैपिटल राजधानी के लिए जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, अब कह रहे नहीं, अब हम उनके लिए कलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम खुद ही अपने क्षेत्र के राजा हैं, तो अब हम अपने हिसाब से टैक्स अपने लिए जमा करवाएंगे। फिर देखिए हुआ क्या, पीजेंट्स एंड जमींदारी रिवेलियन इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दीज प्रॉब्लम्स। गांव वालों का, जमींदार का है ना, रेवेलेंस जो है नॉर्थर्न और वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा फैलने लगा। दीज रिवॉल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ द माउंटिंग टैक्स। अच्छा, ये प्रेशर किसकी वजह से था, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, ठीक है ना, टैक्स बहुत लिया जा रहा था। एट अदर टाइम्स दे वर अटेम्प्ट्स बाय द पावरफुल chieftains to consolidate their own position. Mughal authority had been challenged by the rebellion groups in the past as well, but these groups were now able to seize the economic resource of the region to consolidate their position. यानी वही बात बता रहा है कि उन्होंने किस तरह से, मुगलों ने जो है, लेटर मुगल्स ने जो है, आप कह सकते हैं कि लेटर मुगल्स नहीं, या जो सूबेदार रहे ना, इन्होंने किस तरह से कब्जा कर लिया। द मुगल एम्परर्स आफ्टर औरंगजेब, यानी औरंगजेब के बाद वाले जो मुगल एम्परर्स रहे, were unable to arrest the gradual shifting the political and economic authority into the hands of a provincial governors, local chieftain and other group. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यही लाइन आपको सब कुछ समझा देगी। यहाँ से द मुगल एम्परर्स आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब के बाद वाले मुगलों को क्या बोला जाता है, लेटर मुगल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेटर मुगल्स। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने बहुत सारे नाम भी बताए आपको, बहादुर शाह जफ़र था, जहांदार शाह था, फर्रुख सियर था, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला था, ऐसे मैंने बहुत सारे नाम बताए जो इनके बाद में आए। ये लोग इतने पावरफुल नहीं थे, और यही कारण था कि इनके जो अंडर में सूबेदार थे ना, वो ही इनसे युद्ध करना शुरू कर देते हैं, इनकी बात नहीं मानते हैं। तो ये लाइन यहाँ से आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना है, द मुगल से लेकर कहाँ पर, द मुगल से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, अदर ग्रुप्स तक, ठीक है। देखिए प्रोविंशियल गवर्नर, इनकी बात, ये प्रोविंशियल जो गवर्नर होते थे ना, ये जो है मुगल एम्परर की बात नहीं मानते थे। लोकल चीफ्टेंस जो मुखिया होते थे, वो भी बात नहीं मानते थे, और भी जो ग्रुप बनते थे ना, ये लोग बात नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि अभी अपने अपने एरिया के राजा हो गए थे। एग्जाम्पल कौन कौन से, मुर्शिद कुली खां का नाम बताएंगे आप, बंगाल से मुर्शिद कुली खां ने विद्रोह कर दिया था मुगल शासक का, ठीक है। और आसफ जाह का नाम बताएंगे कि इन्होंने मुगल शासक का जो दिल्ली में बैठा हुआ उसका विद्रोह कर दिया था, बोले हम आपके अंडर में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टडी है आपकी रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, किस तरह से जो लोग हैं वो किस तरह से, जो चीज़ें हम आपको पढ़े हैं उसके बारे में इसमें दिया गया है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए आप, इन द मिडस्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, जैसे ही पता चलता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, तो बाहर से जो फॉरेनर होते हैं ना, भारत के जो बाहर के जो फॉरेनर है ना, वो भी भारत पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कौन कौन अटैक किया देखते हैं उसमें। तो देखिए द रूलर ऑफ ईरान, ईरान का रूलर, ईरान एक है ना, अब देश है, जैसे आपका ये भारत है, तो ये भारत में इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, और यहीं पर आपका ईरान है, ठीक है। ईरान से कौन आता है, नादिर शाह आता है, याद रखिएगा नाम, नादिर शाह का नाम याद रखेंगे आप। तो रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह सैक्ड एंड प्लंडर्ड, सैक्ड मतलब हराया राजाओं को, एंड प्लंडर्ड लूटा। अब देखिए ये लूटा है ना, सिटी ऑफ दिल्ली 1739, यानी दिल्ली शहर को 1739, दिल्ली शहर को इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लूटा, आप कह सकते हैं। उस समय यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक था, लेकिन उसने दिल्ली को नहीं बचा पाया, उसका नाम ही रंगीला है ना, रंगीले स्वभाव का है। अब सोचिए अगर ये पावरफुल होता तो क्या नादिर शाह को जवाब नहीं देता, लेकिन नहीं दिया। नादिर शाह आया, दिल्ली को बेहतरीन तरीके से लूटा, बहुत भारी भरकम लूटा, ठीक है ना। इतना लूटा कि दिल्ली को पूरा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जितना दिल्ली में धन कुछ था सब कुछ ले गया, ठीक है। और मोहम्मद शाह रंगीला केवल नाम मात्र के मुगल शासक यहाँ बैठे तमाशा देखते रहे, ठीक है। 1739 में ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका आक्रमण होता है, नादिर शाह का। कहाँ का शासक था, ईरान ऑफ रूलर ऑफ ईरान, सॉरी, सैक्ड एंड प्लंडर्ड, ठीक है ना। टुक अवे द इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ, बहुत सारा धन ले गया। दिस इन्वेशन, ये आक्रमण रुका नहीं, ये आक्रमण की शुरुआत है। इसके बाद आगे कौन आक्रमण किया, वॉज फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स बाय अफगान रूलर, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। याद रखिए मैंने आपको अहमद शाह अब्दाली का नाम कब बताया था, जब पानीपत का थर्ड वार बताया था, पानीपत का थर्ड वार बताया था, तब मैंने अहमद शाह अब्दाली का नाम बताया था। ये अफगान शासक था। नादिर शाह तो चला गया लूट के, लेकिन अफगान शाह
ये अहमद शाह अब्दाली अभी बंद नहीं किया, अहमद शाह अब्दाली भी आता है। हु इन्वेडेड द नॉर्थ इंडिया, जो सबसे पहले उत्तरी भारत को, यानी उत्तरी भारत को 5 बार यहाँ पर आक्रमण करता है, उत्तरी भारत को, ठीक है ना, 5 बार आक्रमण करता है, ठीक है ना, 5 टाइम्स बिटवीन द 1748 टू 1761। ध्यान दीजिएगा, 1748 से 1761 तक अहमद शाह अब्दाली का समय देखने के लिए मिलता है। और इसी दौरान 1748 से 1761 के दौरान भारत पर वो 5 बार आक्रमण कर देता है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण शासक अहमद शाह अब्दाली का यही था, पानीपत का 3rd वार, जिसमें मराठों को हराता है वो, ठीक है। देखिए नादिर शाह अटैक्स दिल्ली, नादिर शाह के बारे में थोड़ा सा आप और देख लीजिए। ये हमारे नादिर शाह हैं भैया, है ना, कितने खतरनाक दिख रहे हैं आपको। 1779 में दिया है पोर्ट्रेट ऑफ नादिर शाह, उसका जो चित्र है वो दिखाया गया है। देखिए क्या दिया है, डिवास्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेशन वाज डिस्क्राइब बाय द कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स। एक ऑब्जर्वर रहे, इतिहासकार रहे, उन्होंने बताया कि दिल्ली को किस तरह से बर्बाद किया, लूटा, तबाह किया, किसने, नादिर शाह ने। वन डिस्क्राइब द वेल्थ लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी, ऐसा लग रहा था कि पूरा मुगल खजाना वो लेके चला जाता है। कहा जाता है कि 60 लाख ऑफ रुपीज़। अब देखिए 60 लाख रुपीज़ आज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस समय ये कई गुना ज़्यादा था। 60 लाख रुपीज़ की मान्यता, जिस समय पहले आप समझिए कि 1 रुपये की मान्यता बहुत ज़्यादा थी। 1 रुपये 2 रुपये जिसके पास होते थे बहुत बड़ी बात होती थी, 10 रुपये हो गए तब तो फिर बहुत ही बड़ी बात है। उस समय से पहले की बात, उस समय से पहले यानी बहुत पुरानी बात है, जिस समय 60 लाख रुपीज़ लेकर यहाँ से वो गया था। सम थाउजेंड ऑफ गोल्ड कॉइन्स लेकर गया था। नियरली 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर, है ना, नियरली 50 करोड़ 50 करोड़ रुपए और लेके गया था। 50 करोड़ का ज्वेल्स लेके गया था। मोस्ट ऑफ द अनरिवेल्ड इन द वर्ल्ड एंड द एबव इंक्लूडेड इन द पिकॉक थ्रोन। और यहाँ से मयूर सिंहासन लेके चला गया था। पिकॉक थ्रोन का मतलब ये मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन उसे कहते हैं बेटा जो मयूर सिंहासन शाहजहाँ ने अपने लिए बनवाया था। शाहजहाँ ने अपने लिए मयूर सिंहासन बनाया था जहाँ बैठने के, तो मयूर सिंहासन भी यहाँ से उठा ले जाता है वो, ठीक है। Another account described the invasion impact upon Delhi। इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसने दिल्ली को किस तरह से लूटा, किस तरह से बर्बाद किया, किस तरह से धन को यहाँ पर ले गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी इसमें देखिए दी गई हैं, ठीक है, इनको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद वाज टर्न इनटू द रबल। नादिर शाह ने शाहजहानाबाद को पूरी तरह से क्या कर दिया था, पूरी तरह से उसको निस्तो नाबूद कर दिया था, तबाह कर दिया था। जिसको किसने बसाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है ना। इस तरह से ऑलरेडी अंडर द सेवर प्रेशर, आप देखेंगे इसमें ऑलरेडी सेवर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड द एम्पायर वाज फर्दर वीकेंड बाय कंपटीशन एमंगस्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोबल्स। आप देखेंगे कि मुगलों को कई तरह के, जो मुगलों के ही नोबल्स थे ना, यही लोग मुगलों को कमज़ोर करते रह गए, ठीक है ना। और इसी से मुगल जो एम्पायर था वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। यानी मुगल जो नोबल्स थे, मनसबदार या सूबेदार रहे, ये अलग अलग भागों में बढ़ गए। अगर ये एक साथ होते ना तो नादिर शाह कभी भी अटैक नहीं कर पाता। लेकिन नादिर शाह को जब पता चला कि औरंगजेब यहाँ पर है ना, उसकी डेथ हो गई भारत में, तभी उसने आक्रमण किया, ठीक है। उसके पहले तो आक्रमण नहीं कर सकता। तो दे वर डिवाइडेड इनटू मेजर ग्रुप्स ऑफ फैक्शन, द ईरानी एंड तुरानीज। अब देखिए जो नोबल्स थे ना वो 2 भागों में बढ़ गए, यानी यहाँ का जो मुगल्स था वो 2 भागों में बढ़ गया, ईरानी और तुरानी। ईरानी और तुरानी याद रखिएगा, ईरानी में और तुरानियों में। यानी कुछ क्या कह रहे थे कि जो हम जो भारत वाला जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर जितने भी हैं वो सब ईरानी हैं जो शासक रहे पहले। कुछ कह रहे नहीं तुरानी रहे, यानी तुर्क शासक पहले यहाँ पर आए थे तो उनका अधिगत, यानी सत्ता के लिए। For a long time, the later Mughals emperor were puppets in the hands of either one or of other these 2 powerful groups। यानी ईरानी और तुरानी जो 2 ग्रुप बने हुए थे, जो बाद में लेटर मुगल्स थे ना, यानी मुगलों के बाद वाले जो शासक रहे, औरंगजेब के बाद वाले जो शासक रहे, वो कभी ईरानी के हाथ की कठपुतली बने हुए थे, कभी तुरानी के हाथ की कठपुतली बने हुए थे, ठीक है ना। दोनों के में मध्यस्थता थी। अच्छा, ये ईरानी और तुरानी क्यों बोल रहे हैं हम? देखिए टर्की से ही तो आए थे ना, तुर्क मुसलमान का सबसे पहले भारत में आक्रमण किए थे, तो तुर्क वाले कह रहे थे कि नहीं ये जितना भी एरिया है तुर्की है, इसलिए हमारी बात मानेंगे आप। ईरानी कह रहे थे नहीं ये हमारा एरिया है। तो देखिए पॉसिबल द ह्यूमिलिएशन केम इनटू द 2 मुगल्स एम्परर। और इन्हीं चक्कर में आप देखते हैं कि 2 एक अपमानजनित घटना होती है जो संभव हो जाती है। 2 मुगल जो शासक रहे, फर्रुख सीवर का शासन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बहादुर शाह रहे, बहादुर शाह फर्स्ट रहे, फिर जहांदार शाह रहे, जहांदार शाह के बाद फर्रुख सीवर का नाम आता है। लेटर मुगल्स में इनका नाम आता है।
तीसरे नंबर के लेटर मुगल्स में फर्रुखसियार रहे, जिनका शासनकाल दिया है 1713 से 1719। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके बारे में अभी हम आपको क्लास 8 में बताएंगे कि फर्रुखसियार ने क्या किया था। फर्रुखसियार एंड आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड का शासन कब था? 1754 से 1759, 1754 से 1759 किसका शासन था? आलमगीर सेकंड का। ये क्या किए गए? वर एसेसिनेटेड, इनकी हत्या कर दी गई। यानी ईरानी और तुरानियों के बीच में इतना मतभेद चल रहा था और ये कठपुतली की तरह बने हुए थे। कठपुतली माने पपेट, पपेट का मतलब कठपुतली, यानी जो राजा से कहते थे राजा वही करता था। यानी राजा जो कह रहा है वो बात नहीं मान रहे हैं, जो हम राजा को कहेंगे राजा वो बात मानेगा। इतने कमजोर शासक ये रहे, इसी कारण से इनकी हत्या कर दी जाती है। अब समझिए, एक राजा की अगर हत्या की जा रही तो आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब के बाद वाले जो मुगल शासक थे उनकी क्या हालत थी, क्या इज्जत थी उनकी, क्या रिस्पेक्ट थी, ठीक है ना। एंड टू अदर, जो दो दूसरे रहे, अहमद शाह और शाह आलम सेकंड, ये लेटर मुगल्स में थे। इनका शाह आलम सेकंड का नाम अहमद शाह देख लीजिए, 1748 से 1754 तक रहे, और 1759 से 1816 तक शाह आलम सेकंड रहे। यानी शाह आलम सेकंड का शासन 1759 से 1816 तक रहा। ये दोनों ही शासकों को, इन दोनों ही शासकों को क्या कर दिया गया? ब्लाइंडेड कर दिया गया, अंधा कर दिया गया। तो बताइए अब इनके ये रिस्पेक्ट रहेगी थी, बताइए। अहमद शाह और शाह आलम सेकंड नाम दिल्ली के शासक हैं, मुगल शासक हैं, लेकिन इनको अंधा कर दिया गया था। इन्हीं के नोबल्स ने अंधा कर दिया था। इनके जो नोबल्स रहे, नोबल्स का मतलब जो मनसबदार होते हैं, जो दीवान होते हैं अपने पोस्ट पर, जिनको बैठाते हैं काम करने के लिए, इन्होंने इनकी, यानी इतने हावी हो गए थे नोबल्स कि बताइए अपने राजा के साथ में ही कोई हत्या कर दे रहा है, कोई उनको अंधा कर दिए दे रहा है। तो औरंगजेब के बाद के जो मुगल शासक रहे ना, वो इतने अयोग्य शासक थे, इतने पावरफुल शासक नहीं रहे। इस बात की इन दोनों घटनाओं से हमें पता चलता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप लोग ये याद रखिए कि आलमगीर जो सेकंड नाम याद रहा है। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जिस समय प्लासी वार हुआ था, प्लासी वार 1757 में, जिस समय प्लासी वार 1757 में था, उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? प्लासी वार तो बंगाल में हुआ था, ब्रिटिश ने जीत लिया था बंगाल को, ठीक है ना। तो पूछा जाता दिल्ली की गद्दी में कौन बैठा था, तो यही आलमगीर सेकंड बैठे थे। कौन बैठा था? आलमगीर सेकंड ही बैठे थे। ये देखिए क्यों? क्योंकि इनका शासनकाल क्या दिया है? 1754 टू 1759। तो आलमगीर सेकंड थे उस समय जिस समय प्लासी वार हुआ था। बात समझ में आ रही है? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि जिस समय पानीपत का थर्ड वार हुआ, पानीपत का जब थर्ड वार हुआ उस समय शासक कौन था? तो आप बताएंगे शाह आलम सेकंड। क्यों? क्योंकि पानीपत का वार कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और इसका शासनकाल कब से चल रहा है? देखिए 1759 टू 1816। फिर पूछा जाएगा जब बक्सर वार हुआ था, तो उसमें दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकंड ही था बक्सर वार में। बक्सर वार हो चाहे पानीपत का थर्ड वार हो, शाह आलम सेकंड था, क्योंकि शाह आलम सेकंड का टाइम क्या दिया है? 1759 टू 1816 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से टाइमिंग भी थोड़ा सा कभी कभी मायने रखती है एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखिए हमें नेक्स्ट स्टडी में पढ़ना है एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। अब एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट में क्या पढ़ना है? वही चीज़ें कि अवध में शासक कौन था, किस तरह से उसने विरोध किया, कौन कौन शासक बना, और हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।